आज हम ये कक्षा 7वीं का अध्याय 4 सरल समीकरण इसको समझेंगे। ये पहले वाले जो अध्याय हमने पिछले वीडियो के माध्यम से समझ लिए थे। आज हम इसका अध्याय 4 इसमें दिया है सरल समीकरण। से सरल समीकरण बनते हैं तो सबसे पहले तो यह देखें कि हमने जो समीकरण बनाए हैं चर राशियां और अचर राशियों के मेल से, ठीक है ना। तो जब हम यह समीकरण बनाते हैं तो समीकरण में क्या क्या होता है, समीकरण हम किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें हमने चर और अचर राशियां, जैसे मान लीजिए किसी अक्षर का हमने प्रयोग किया है एक्स वाई जेड टी प्रकार से का हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि जैसे मान लीजिए मोहन तुमने एक्स और उसमें 3 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा। एक्स में यदि 3 का गुणा करते हैं हम चर राशि में एक्स प्राप्त होता है, ठीक है ना। फिर उसी प्रकार से 7 जोड़ है तो 7 जोड़ दिया, इस प्रकार से 7 जोड़ने पर एक्स के मान पर ये सभी पर करती हैं कि एक्स बराबर आप कितना रख सकते हैं, तो संख्या हमें क्या होगी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो राशियां हैं हमारी, ये चर राशियां, ये जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं इन चर राशियों का मान हमें जाता है। तो चर राशियों के मान निश्चित होते हैं, लेकिन अचर राशियों के मान भी निश्चित होते हैं, और चर राशि जो होती है इनके अनिश्चित है। चर राशि का मान हमेशा बदलता रहता है। अब बात आती है समीकरण की, ठीक है, सरल समीकरण। तो समीकरण जो है यह एक प्रकार का एक प्रतीक चिन्ह इनके बीचों में लगाया जाता है, और वह प्रतीक चिन्ह जो है वह कहलाता है बराबर, ठीक है ना। तो बराबर का जो निशान बनता है कि ये इसके बराबर है, बराबर का मतलब उसमें समता पाई जाती है, समानता प्रदर्शित करता है, इसलिए हम बराबर का निशान लगा लेते हैं। और इस बराबर के निशान से हमारे दो पक्ष बन जाते हैं। कैसे दो पक्ष है, एक बायां पक्ष है यानी इसको LHS बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और एक बन जाता है दायां पक्ष है, इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड, RHS। इस चिन्ह को हम कैसे, जैसे हम समता का चिन्ह, समता का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह होता है, हम इसको लगा देते हैं। और जैसे ही समीकरण में बराबर का चिन्ह लग जाता है तो ये, जैसे देखिए आगे हम देखते हैं, यहाँ देखें चर राशि ये यहाँ, और यहाँ देखें समता, यह समता, यह हमने निशान माना तो यह बन गया 2x ऋण 3 बराबर 7, यह समीकरण कहलाने लगा। अब इसको क्या बोलेंगे समीकरण। अब देखें यहाँ से ये जो समता चर राशि दी है, इस तरफ वाला मान और बराबर के तरफ वाला मान है, प्रकार से इसको पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष ये निकाला जाते हैं। चलिए आगे देखें, आगे समझिए यहाँ पर है, देखिए ये यहाँ से हमारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, और इनमें है प्रश्न पढ़ करके दिए गए विकल्प करके लिखें, और है उनके सामने दिए गए घेरे की तरह। ये सामने गोरा यानी गोला बने हुए हैं, एक सामने भी कौड़ी के, जिसके सामने वाला गोला सही होता है उसको भर देना होता है। जैसे यहाँ देखें प्रश्न एक में दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल समीकरण है। अब सरल समीकरण हमने अभी पढ़ा है कि जिसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए और जिसमें दोनों पक्ष में दायां और बायां पक्ष होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह किस में लगा हुआ है, इन दोनों में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। किस में लगा है, 2 क्यूब बराबर 0 लिखा, और इसमें भी 2 क्यूब वर्ग लगा, क्यू पर 2 की घात लगी है, और ऋण 6 बराबर 0 लिखा है। तो हमने तो बराबर की बात कही, लेकिन नहीं, यहाँ पर यदि वर्ग आ जाता है तो वर्ग आने के कारण यह द्विघात समीकरण आता है, इसलिए यह जो है सरल समीकरण, यह द्विघात समीकरण जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें पूछा गया सरल समीकरण, ये बी वाला हमारा आएगा, बी का हम यहाँ, और बी वाले इस गोले को हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे भर देंगे। आगे देखें प्रश्न 2 दिया है कि कथन है एक्स का 7 गुना 35 है, सरल समीकरण एक्स का 7 गुना 7 में का गुणा 7x, और गुना करके फिर बराबर में क्या आना चाहिए, गुना 35 है बराबर में क्या आना चाहिए 35। तो ऐसी संख्या किस है, ऐसी संख्या है, डी वाला यहाँ गोला भर देना है। आगे देखें तो इसमें आगे दिया गया है प्रश्न 3, समीकरण एक्स ऋण 9 बराबर 7 के लिए कथन बताइए, एक्स ऋण 7 बराबर 9। तो यह जो संख्या है इसके हम लिए कथन देखेंगे कि कोई संख्या एक्स से 7 9 कम कर दिया है बराबर 7 मिला है, तो हम क्या 7x से 9 कम है,
क्या 7 है, यहाँ देखें इसमें दिया गया है क्या 7x का 7 जो है यह हमें है प्राप्त हो रही है। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाले को यहाँ भर देंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसी का चौथा दिया गया है, यहाँ देखें ऑब्जेक्ट को, ये चौथा दिया, चौथे में भी समीकरण का 2 की ऋण बराबर दी, ये का हल क्या होगा, तो हल हम इस प्रकार से निकालते हैं। हल देखिए, ये 2 और ऋण 6 है, यह बराबर लगा देंगे और शून्य के इस तरफ आकर के यह पक्षांतर कहलाता है, और यह जो ऋण 6 है इसका चिन्ह बदल जाता है, यह धन का हो जाता है। तो यह 2 बराबर कितना जाएगा, जाएगा, और यह गुणांक के रूप में राशि रहती है, यह बटे में जाती है और 2 काट देंगे, तब मिल जाएगा 3, जो कि ए वाले ऑप्शन में। यह देखिए इनको हल करने का तरीका है, तो हम आपको बता दें कि जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि गुणा का भाग होता है, भाग का गुणा होता है, यह परिवर्तन है, जरूर देखने को मिलेगा कि हम पक्षांतर करें तो यदि मान लीजिए हमारा चिन्ह धन है तो ऋण हो जाता है, ऋण होता है तो पक्षांतर में धन हो जाता है, और इसी प्रकार से पक्षांतर में यदि हम गुणा करते हैं तो गुणा का भाग और भाग का, यह हमें ध्यान में रखना होगा। आगे देखें प्रश्न 5 दिया गया है, तो 5 में प्रश्न समीकरण क्या है, यहाँ पे 4n-17 बराबर 25 समीकरण, इसको संतुलित करने के लिए चर का मान, तो इसको जब हमने क्या तो चर का मान बताएं, मैंने एन का मान कितना है, तो बिल्कुल ऐसे जैसे हल किया ना, ऐसे इसको हल करना होगा। तो यहाँ हल करके 4n और यह बराबर में लिखे थे 25, यह अचर राशि को पक्षांतर करेंगे 17 को, तो इस तरफ आके ऋण की 17 बनता है। ठीक है ना, 4n बराबर कितना मिल जाएगा, 4n बराबर 25, तो 4 5 3 8, और n बराबर ये देखिए गुणा में है, तो गुणा का क्या होता है, हमने देखा पक्ष भाग बटे में 4 1 4 4, n का मान कितना निकल आएगा, n को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमें देख लेना है। तो ठीक, तो ये हमारा डी वाले ऑप्शन में किया गया था, डी वाला बोला हम यहाँ भर देंगे और इसको, ठीक है। आगे देखें प्रश्न से दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, तो यहाँ प्रश्न दिया है और इसमें दिया है, तो यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 6, इसमें है कि किसी संख्या का 7 गुना किसी संख्या के 13 गुने से 12 कम, कथन को समीकरण में बताएं। कैसे हम समीकरण देखें, तो किसी संख्या का 7 गुना, हमें संख्या मालूम नहीं, हम मान लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम एक्स का 7 गुना लिखना है, क्या लिखना है, एक्स का 7, तो x का 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 गुणित x यानी 7x, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है कि 13 गुना x का 13 गुना कितना होगा, 13x, ये दोनों संख्या हमने पहले। अब समीकरण कैसे बनाएंगे, अब देखिए इस कथन को हमें उसी संख्या लिखा हुआ था, तो हमारा समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा कि 7x बराबर 13x, हमारा ये कम है, ठीक है ना, 7 गुना करके क्या करना है, यहाँ पे 12 कम कर देना है 13 से, बस बराबर में लिख दीजिए, और फिर इसको द्वारा में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 13x है, यह बड़ी संख्या है, बाद में धन 7x लगा सकते हो, 12 को इस तरफ ले आएंगे तो ये धन के हो जाएंगे, यानी समीकरण क्लियर इस प्रकार से बन जाएगा कि 13x 7x बराबर 12, ये समीकरण आपके हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो जो अगला प्रश्न 7वां दिया गया है, इसमें दिया है कि किसी संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, संख्या बताइए, तो हम मान लेंगे कि माना वो संख्या x है, x का कितना, 1/3 में से 1 घटाओ उस संख्या के, तो x का पहले 1/3 कितना होगा, x/3, यानी x में 1/3 का गुणा कर दिया, x/3, अब इसमें से 1 घटाया, बराबर में कितना मिलेगा, 1, तो x/3 घटा दिया, यानी ऋण 1 लिखा और बराबर में दिया 1, ठीक है, यह हमारा समीकरण में। अब यह इसका क्या करेंगे, ये ऋण 1 हमारी कौन सी राशि हो जाती है, ये यह हमारी अचर राशि है, इसका हम पक्ष तो इस तरफ आ जाएगा, धन 2 हो जाएंगे, x/3 बराबर यहाँ 2, ये लिख दिया है। अब देखें ये बटे यानी भाग में संख्या होती है तो पक्षांतर में गुणा चली जाती है, तो x बराबर 2 गुणित, तो
उत्तर आ जाएगा 6। यानी x का मान निकालना था, वह संख्या जो हमने मानी है ये x का मान 6 आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक यहाँ देखिए 8वां। 8 में प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। प्रश्न 8 दिया तो संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। माना वह संख्या हम मान, है ना। अब x के 8 गुने में 4 जोड़ो तो x गुणित 8 धन 4 ऐसा लिखा जाएगा, यानी 8x धन 4 मिल जाएगा। बराबर में कितना मिलेगा प्राप्त, 60 मिल रहा है तो 60 लिख देंगे। अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा 8 है, हमने क्या किया इस 4 का 60 के इसका पक्षांतर किया तो ये धन के हो जाएंगे और 60 में से 4 घटाएंगे 56 आ जाएगा। यहाँ दिया था 8x गुणा है, गुणा का पक्षांतर भाग 56/8, 8 से काट दीजिए 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, ये 70 हो जाएगा। इसका वह संख्या में क्या हो जाएगी, x का मान हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा। आगे देखें अगला प्रश्न में दिया गया है प्रश्न 9, और इसमें देखिए दो पूरक कोणों का अंतर कितना है 20 अंश। पूरक कोण की मापें बताइए। देखिए इनका अंतर दिया गया है, दो कोण है पूरक कोण यानी दो कोण जिनका मतलब योग कितना होता है 90 अंश होता है। 90 अंश है में यदि दो कोण है या तीन कोण है तो बहुत 90 अंश वाले पूरक कोण कहलाते हैं। इनका हमने देखा कि माना पहला पूरक कोण x है, ठीक है, हमने x माना। दूसरा क्या होगा, हम क्या करेंगे x को घटा देंगे, ठीक है ना, तो x 20 होगा दूसरा कोण। पूरक कोणों का योग हमें मालूम कि 90 होता है। देखिए क्या हमने लिख दिया, तो x धन x, ठीक है ना, x है धन x ऋण 20, ये पहला और ये दूसरा, दोनों कोणों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये x धन x ऋण 20, ये टोटल चाहो तो ऐसा, पहला है यह, दूसरा कोण है तो योग बराबर 90। अब यहाँ x और x जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा। इस ऋण 20 का पक्षांतर इस तरफ आएगा, धन के 20 तो 2x बराबर 110 मिल जाएगा। तो x बराबर कितना मिलेगा, ये 2 गुणा है x में, तो यह गुणा का क्या होता है पक्षांतर, भाग, भाग में 110 के बटे। यहाँ देखो हमने ये लिख दिया कि x बराबर 110 को 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 55 अंश आ गया x का मान, यानी पहला पूरा कोण। दोनों को भी मापें ज्ञात करना है तो पहला कितना आ गया, ये 55 आ जाएगा। दूसरा x 20 माना 55 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 35। पहला हमारा 55, दूसरा 35, दोनों का योग करें तो यह है। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है कि रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उसकी आयु रीमा की आयु से 3 गुने से 4 अधिक है, रीमा की आयु क्या होगी, यह हमें यहाँ पे बताना। तो देखिए यहाँ मान लेंगे कि रीमा की आयु माना 1 वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है तो उसके अनुसार हम लिख देंगे, यहाँ पर है कि रीमा की आयु यदि x मान है तो रीमा की आयु के 3 गुना, रीमा की आयु का 3 गुना 3 होगा, 4 वर्ष अधिक यानी इसमें 4 और जोड़े बराबर होगी पिता की आयु के बराबर। इस यह समीकरण जैसे प्राप्त होता है इसको हल कर देंगे। हल करने के लिए पक्षांतर करना पड़ता है, बस पक्षांतर करिएगा तो ये 4 का पक्षांतर 49 में ऋण 4 आ जाएंगे, ये बराबर 45 है, और 3 गुणा में है तो ये बटे में चले जाएंगे 45 के, x बराबर 45 काटें 5 15, यहाँ पे 3 एकम 3 और यहाँ 3 एकम 3, 3 5 15, ये 15 वर्ष किसकी आयु आ जाएगी, है रीमा। तो रीमा की आयु निकालना थी, रीमा की आयु 15 वर्ष, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न है ऐसा 11 दिया गया है। देखिए हमने बताया था कि प्रत्येक प्रश्न को आपको मात्र उतारना भी नहीं है, प्रत्येक प्रश्न को समझेंगे तब आपको गणित समझ में आएगी। तो आपको उतारने के साथ साथ आप जो है प्रश्नों को क्या करते जाएंगे, वो समझते भी जाएंगे कि ये कैसे उत्तर प्राप्त हुआ है, तो आपसे निश्चित ही ये जो कक्षा 7 में की गणित है ये आपसे बनने लगेगी। चलिए आगे देखें तो यहाँ पर है जो अगला प्रश्न 11वां दिया गया है। देखिए ये जो यहाँ से बीज गणित शुरू होती है, इस गणित का नाम बीज गणित है जिसमें चर राशियां आ जाती हैं। तो यह सबसे ज्यादा सरलीकरण वाले सवाल कहलाते हैं, और इनको समीकरण वाले सवाल हमारे मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो मीन्स का मेरिट है परीक्षा के हिसाब से भी। देखिए यह है प्रश्न 11वां, में दिया था 60 बच्चों की कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या की 1/3 है।
तो लड़कियों और लड़का दोनों की संख्या बताइए। तो हम मान लेंगे कि लड़कियों की संख्या एक्स, ठीक है। क्यों? यहाँ लड़कियों की मानेंगे, लड़कों की क्यों नहीं? तो यहाँ देखा था कि लड़कियों की संख्या की एक तिहाई किसकी, लड़कों की। लड़कियों की कितना पड़ेगी सबसे पहले ये है, तो हमने मान ली लड़कियों की संख्या है, तब लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ लिखा था कि एक बटे तिहाई है लड़कियों की संख्या, से लड़कियों एक बटे तीन हाँ कर देंगे, एक बटे तीन ये लड़कों की संख्या आ जाएगी। अब प्रश्न क्या कह रहा था, मैं लड़का लड़कियों की संख्या ज्ञात करो और 60 बच्चों की कक्षा है तो हम दोनों को 60 लिख देंगे या ऐसा हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, एक्स में एक्स बटे तीन जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ते हैं, एक्स एक आ जाता है, तीन अलग होता है, एक्स है और एक का एक्स नंबर, एक एक्स अकेला मिलेगा तो तीन एक्स, चार एक्स बटे में तीन है, पक्षांतर करेंगे गुणा में हो जाएंगे, 60 के गुणे तीन, 4x बराबर 180 प्राप्त हो जाए, ठीक है, गुणा करके। अब ये गुणा में देखें यहाँ चार है तो चार बटे में चले जाएंगे, भाग में x बराबर 180, चार चार से काट दिया, चार एक कम, चार चार चौके 16 बचे, पाँच चार पंचे पर आ जाएगा 35, ठीक। यह हमने किसकी संख्या में मिल गई है, एक्स, एक्स यानी किसकी, लड़कियों, लड़कियों की संख्या निकल आई, लड़कों की इसके एक तिहाई है, देखिए एक्स बटे तीन है, एक्स का मान 45 आ गया, 45 बटे तीन, तीन से काटेंगे, तीन कम तीन, तीन 15, लड़कों की संख्या आ जाएगी पर 15 पर मानी 15 लड़कों की संख्या होगी, लड़कों की संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न है क्रमांक 12 में दिया गया था कि किसी परिवार में एक माह है का जो उपयोग है चावल से 4 गुना अधिक है, गेहूं का उपयोग चावल से 4 गुना, तो चावल को मानेंगे और गेहूं का निकालेंगे, ठीक है ना। यदि दोनों अनाजों का कुल उपयोग 80 किलोग्राम है, दोनों का योग भी दिया है, वैसे समीकरण बनाना है, तो दोनों अनाज का अलग अलग भार बताइए, जैसे यहाँ पे बताया वैसे बिल्कुल ज्यों का त्यों प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न जो है मीन्स का मेरिट परीक्षा में भी जाते हैं। मीन्स का मेरिट परीक्षा क्या होती है, इसको NMMS भी बोला जाता है। तो ये जो मीन्स का मेरिट परीक्षा है कक्षा 8वीं में होती है और उसके अभी से फार्म भरे जाना है अभी अगस्त में, तो सभी बच्चों को इसकी जानकारी होगी कक्षा 8वीं वाले। लेकिन 7वीं में तो ये प्रश्नावली मैं बता रहा हूँ कि इसको क्यों बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यही प्रश्न 7वीं के कक्षा 8वीं की जो हमारी कहना चाहिए मीन्स का मेरिट परीक्षा होती है उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको आप बता रहे हैं कि इनको आप अभी से तैयारी करके चले, ताकि आप भी कक्षा 8वीं में जो है मीन्स का मेरिट की परीक्षा दे सकें। यस, मीन्स का मेरिट जो बच्चे निकल जाते हैं उनको 12,000 रुपया हर वर्ष शासन स्कॉलरशिप देती है 12वीं तक, तो इस परीक्षा को आपको देना होगा। और यह जो है इस चैनल के माध्यम से तैयारी भी करवाई जाती है, तो आप निश्चित ही उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। चलिए यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 12 दिया है, किसी बार में एक माह में गेहूं का उपयोग दिया गया था 4 गुना, दोनों अनाजों याद कीजिए। तो हमें किस प्रकार से निकालना है, माना हम मान लेंगे कि चावल का उपयोग x किलो, गेहूं का कितना है भाई, अब इसका गेहूं 4 गुना अधिक, 4 का गुना कर देंगे, 4x किलोग्राम हमारा गेहूं आ जाएगा, दोनों को जोड़ करके 80 ये समीकरण मिल जाएगा। x में 4 जोड़ दी, 5 गुणा है बट भाग में चले जाएंगे, ये 5 से इसको काट दिया, 5 5 5 है और यहाँ बचेगा 5 16 किलोग्राम किसका उपयोग आ जाएगा, चावल का, और मैं एक्स माना है, ये चावल का उपयोग 16 किलोग्राम, गेहूं का 4 गुना, 4 में 16 का गुणा कर देंगे, 4x का मान 4 गुणे 16 16 64 किलोग्राम, तो यह गेहूं का उपयोग आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ही आगे देखें, अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, प्रश्न और इसमें दिया है कि एक आयत है उसका परिमाप यदि उसकी लंबाई चौड़ाई के 5 गुने से 4 कम, आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें यहाँ ध्यान देना पड़ता है कि हम लंबाई को मानेंगे कि लंबाई चौड़ाई से 5 गुने से 4 अधिक, तो हम चौड़ाई मानेंगे तब तो हम लंबाई निकाल पाएंगे, है ना। हमने आयत की चौड़ाई मान ली कि x, लंबाई क्या हो जाएगी, 5 गुने से 4 कम, 5 का गुणा किया x में और उसमें 4 घटा दिए, उत्तर मिल जाएगा 5 4 मीटर, ये लंबाई प्राप्त हो गई।
ठीक है ना। अब हमें क्या दिया था, परिमाप। तो परिमाप का सूत्र हमें मालूम है कि परिमाप बराबर क्या होता है। परिमाप बराबर होता है दो लंबाई धन दो गुणित लंबाई धन चौड़ाई। हमने यहाँ सीधे मान रख दिया है कि परिमाप बराबर दिया है 4। ठीक है, यहाँ आप भी ऐसे लिख दें। चाहो तो यहाँ आप अलग से सूत्र भी लिख सकते हो। सूत्र आपको याद होगा कि परिमाप बराबर, यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ लिख देते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, दो गुणित, यहाँ लिख देंगे हम लंबाई धन आई, लंबाई धन चौड़ाई। ये सूत्र है इसका परिमाप का, ठीक है ना। आयत की परिमाप, ठीक है ना। लंबाई धन चौड़ाई होता है और वर्ग की अलग हो जाएगी, इसमें दो गुणित भुजा गुणित भुजा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखें, तो इसकी परिमाप हम दो गुणित, यहाँ पर देखें लंबाई दी है 5x4, चौड़ाई दी गई यहाँ पे हमने निकाली है x बराबर में 40, 5x और 1x, 6x ऋण 4, दो का गुणा करें तो दो का गुणा करेंगे 6 में, फिर 4 में, तो 6 दूनी 12x आ जाएंगे। दो का गुणा करेंगे ऋण 4 में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर में 40। 8 का पक्षांतर, पक्षांतरों के 40 में 8 जुड़ जाएंगे, तो ये देखो हमने यहाँ पर जोड़ दिया 12x बराबर 40 धन 8 बराबर 48। 12x बराबर 48, तो x बराबर गुणा में है तो बटे में लिखेंगे 48 के, 48 बटे क्या जाएंगे यहाँ पर है, देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर धोखे से 4 लिख गए थे, हमें 12 लिख, 12 एक हम 12, 12 चौके 48, 4 मीटर आ जाएगा। x बराबर, x क्या माना है, चौड़ाई, चौड़ाई आ जाएगी 4 मीटर। लंबाई, लंबाई ये दी गई 5x 4, तो 5 में हम 4 का गुणा करेंगे, 5 घटाएंगे तो 4 16, क्या आ जाएगी लंबाई, चौड़ाई 4 मीटर आ गई हमारी, और लंबाई कितनी आ जाएगी 100। ये लंबाई होगी किसी की उस आयत का जिसका परिमाप 40। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न यहाँ पर है, क्या गया है कि 14वां प्रश्न है, 60 लड्डू को रवि और रिजवान में 1:2 के अनुपात में बांटा गया। यानी रवि को 1 मिलेगा तो रिजवान को 3, इस अनुपात दोनों को कितने लड्डू प्राप्त होंगे। तो देखिए हम मान लेंगे, मान रवि और रिजवान दोनों को, रवि को x मिले तो रिजवान को यहाँ 3x, माने को 3 अधिक मिलेंगे, कितना मिलेंगे 3x, दोनों का योग कितना दिया 60 दिया, योग करके बराबर 60, 4x बराबर 60 आ जाए, x बराबर 60 बटे 4, 4 से काट देंगे 4, 4 5, 15 आ जाएगा। तो ये x किससे, ये रवि को कितने मिल गए, तो रवि को 15 मिल जाए। अब रिजवान को इससे 3 गुना 5 45, रिजवान को 45 मिनट, 45 और 15 60 हो जाए। आगे देखें क्या अगला प्रश्न किया गया है, 15 पूछा गया था कि अपने पिताजी और माताजी की आयु के साथ में अपनी आयु का संबंध बताते हुए, स्थापित करते हुए दो समीकरण का निर्माण करना था, दो समीकरण बनाना है। तो देखिए यहाँ हम अब मान लेंगे हमारी आयु कितनी है, हमारी आयु x वर्ष है, ठीक है। और माना मैं पिता की आयु, यहाँ पे हम पिता की आयु भी इस प्रकार से हम रख देंगे कि, तो यहाँ पर 4 नहीं, ये 49 है, 49 बना लीजिए, ठीक है। पिता की आयु कितनी है, 49 वर्ष है। अब यहाँ यहाँ देखिए जो यहाँ पे आया है 49 को समीकरण बनाने के लिए हम इस प्रकार से इसको लिखें, जो मेरी आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो हम समीकरण 3x 4 बराबर 49, यह हमारा समीकरण अपने पिता की आयु के साथ बन जाएगा। पर ऐसे ही बनाना है तो उसमें मान लीजिए माता की आयु 43 वर्ष है। अब यहाँ पे हम समीकरण बनाने के लिए लिखेंगे जो मेरी आयु की 3 गुने से 2 वर्ष कम। समीकरण कैसा बनेगा, 3 2 बराबर है 43, ये दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर है जो प्रश्न 1 से 15 दिए गए थे वो आपने बहुत अच्छे समझ लिए हैं, ठीक है। यदि आप इसी प्रकार से आगे जो और भी हमारे अध्याय दिए गए हैं उनको समझना चाहते हैं और कक्षा 8वीं में 20 का मिनट में पास होना, जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसी चैनल से मीन्स का जाती है, ठीक है ना। और आगे देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जो नए बच्चे हैं उनको करना है, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। बाय। पोस्ट कर दी अभी।